शांति बनाए रखिए और ये जो मैं बता रहा हूँ कृपया ध्यान से सुनिए, आंखों से देखिए, कानों से समझिए और समझते हुए कानों को ज़्यादा फोकस रखिए और कान और आँख दोनों खुला रखेंगे तो ऑटोमेटिक जो आपका जो मेमोरी पावर है उसमें जा करके फिट हो जाएगा। तो हम आज बात करने वाले हैं ईपीडीएम के बारे में बात करने वाले हैं कि ईपीडीएम जो कंपाउंड है, किसी ने हमको फ़ोन किया था बॉम्बे से और ईपीडीएम ग्रुप ऐड बनाना चाहते हैं। उन्होंने कंपाउंडिंग दिया था हमको, लेकिन उस कंपाउंडिंग के अंदर काफ़ी मिस्टेक था। तो हम इस वीडियो के माध्यम से उस कंपाउंडिंग में हम रेक्टिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो आप हमारी वीडियो को देख रहे हो और कोई भी मैन्युफैक्चरर देख रहा है तो ज़रा आप नोट भी कर सकते हो। ईपीडीएम इथाइल प्रोपाइल डी बोलते हैं, ईपीडीएम रबर। तो हम आपको बात करेंगे कोई भी पॉलीमर या कोई भी कंपाउंडिंग करने के लिए एक 5 से 6 स्टेप होता है। एक तो फर्स्ट जो होता है पॉलीमर होता है, दूसरा होता है एक्सेलरेटर एजेंट, इसके बाद आता है एंटीऑक्सीडेंट और एंटी डिग्रेडेंट, एंटी ओजोनेंट। आपने कितना देखा? फर्स्ट पॉलीमर, दूसरा एक्सेलरेटर एजेंट, तीसरा एंटीऑक्सीडेंट, चौथा हो गया आपका एंटीऑक्सीडेंट और पांचवा हो जाए एंटी ओजोनेंट। इसके आगे 6 नंबर पे आता है ब्लैक रेनफोर्समेंट और व्हाइट रेनफोर्समेंट। कितना हो गया? 8 हो गया। इसके बाद आपका आता है प्रोसेसिंग एड। क्या आता है? प्रोसेसिंग एड। इसके बाद आता है आपको फ्लोविंग एजेंट, कंपाउंड फ्लोविंग एजेंट। इसके बाद आता है लास्ट में जो आता है क्यूरेटिव आता है। इसके बाद क्या आता है लास्ट में? सेफगार्ड। इस तरह से 10-12 स्टेप में और 12 तरह के केमिकल कोई भी कंपाउंड में यूज किया जाता है। तो आपका कंपाउंडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अब आप बात करने वाले, अब जैसे कि आपको ईपीडीएम ग्रुप ऐड बनाना है तो फर्स्ट आपको ईपीडीएम पॉलीमर का सिलेक्ट कीजिए जो मोल्डिंग ग्रेड का। ईपीडीएम में भी एक तो मोल्डिंग ग्रेड होता है, एक सॉल्यूशन ग्रेड होता है, एक स्टोडिंग ग्रेड होता है। तो उसका मोनो विस्कोसिटी के हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा ग्रेड को आपको लेना है। तो न जाने कि ईपीडीएम में भी 10-15 ग्रेड होता है। तो आपको ज़रूरत है देखने का कि हमको एक्सट्रूडिंग करना है कि मोल्डिंग करना है कि होज बनाना है। डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। आगे हम बात करेंगे जैसे ईपीडीएम में फर्स्ट सेकंड स्टेप में आता है, जब हम मास्टिकेशन करते हैं तो सेकंड स्टेज पर आता है। जैसे आपका एक मिक्सिंग मिल हो गया, ये कंटिन्यूअस चलते रहता है। तो फर्स्ट इसमें हम इंसर्ट करते हैं पॉलीमर, इसके बाद जिंक ऑक्साइड डालते हैं। कभी भी ध्यान रखिए आपने जो पॉलीमर में यूज किया 8 PHR जिंक ऑक्साइड यूज किया है, तो कभी भी 8 PHR नहीं जाना चाहिए। 4 to 5 PHR, 4, 5, 6 इज एनफ। आपका जो रेसिपी मैं देखा उसमें आपने 8 PHR जिंक ऑक्साइड यूज किया है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 PHR कोई भी पॉलीमर में आपको जिंक ऑक्साइड यूज करना है। इसके बाद आपको आता है अस्टेरिक एसिड जो एक्सेलरेटर एजिंग का काम करता है, और ये भी जिंक ऑक्साइड भी एक्सेलरेटर एजिंग का काम करता है। तो अस्टेरिक एसिड जो है आपको 1 PHR से 1.5 PHR तक यूज किया जाता है।
और जैसे भी 1.5 पीएचआर का आगे आप जाते हो, 2 प्रॉपर्टी लॉस करता है, 3 प्रॉपर्टी लॉस करेगा, हार्डनेस भी डिक्रीज करेगा, टेंसाइल भी डिक्रीज करेगा, और इलोंगेशन भी डिक्रीज करेगा, और स्टिफनेस के जगह पे स्पॉन्जिनेस लाने का कोशिश करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर 1.5 पीएचआर से आप ज्यादा स्टेरिक एसिड यूज करोगे तो वो कंपाउंड में सारे प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। अब हम बात करेंगे, अभी एक स्टेप आने के बाद कंपाउंड को लाइफ भी चाहिए, क्लाइमेट से लड़ने की ताकत चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, एंटी एक्सीडेंट डालते हैं, एंटी एक्सीडेंट, एंटी ओजोनेंट और एंटीऑक्सीडेंट, ये 3 तरह का डालते हैं। जैसे कि आपका TDQ हो गया, फ्लेक्स 100 हो गया, JDC हो गया, ठीक है। तो इस तरह का आपको यूज करना होता है। तो उसका भी पीएचआर आपको 1 पीएचआर ही यूज किया जाता है कोई भी कंपाउंड में। जैसे आप 1 पीएचआर के ऊपर जाओगे तो वही प्रॉपर्टी को डाउन करता है, ज्यादा स्टिफनेस आएगा, ज्यादा टाइटनेस आ जाता है कंपाउंड में। इसके बाद आपको सपोज आपको एडेसिव कंपाउंड है या बेहतर फ्लोइंग के लिए, आपको बेहतर शाइनिंग के लिए, बेहतर रिजल्ट के लिए चाहिए तो आप ड्राई बॉन्डिंग केमिकल यूज कर सकते हैं। ड्राई बॉन्डिंग केमिकल में जैसे कि आपका अगर सिंथेटिक रबर है तो आप वहाँ पे CI रेजिन यूज कर सकते हैं, सिंथेटिक रेजिन। अगर आपको नेचुरल रबर है, SBR रबर है, तो वहाँ पे आपको वुड रोजिन एक 2 से 5 पीएचआर तक आप यूज कर सकते हो। तो आपने देखा, इसके आगे हम चलते हैं। उसको शेप देना बहुत जरूरी होता है। पॉलीमर में खुद का शेप नहीं होता है, अब उसको जैसे मास्टिकेशन करोगे छोड़ोगे तो फिर रिगेन करेगा, इसमें इलास्टिसिटी होती है। उसको प्रॉपर तरीके से शेप देना का मतलब होता है कि उसमें हमको रेनफोर्समेंट की जरूरत है। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है कि व्हाइट रेनफोर्समेंट और ब्लैक रेनफोर्समेंट। तो आप अगर कंपाउंड को कलरफुल बनाना चाहते हो तो ब्लैक रेनफोर्समेंट हटा दीजिए, और आपको ब्लैक ही बनाना है तो ब्लैक रेनफोर्समेंट डालिए। और उस कंपाउंड को आपको मार्केट के हिसाब से रेट कम करना है, रिड्यूस करना है तो व्हाइट रेनफोर्समेंट डालिए। व्हाइट रेनफोर्समेंट में भी आप ईपीडीएम की बात करते हैं तो सबको नहीं ले सकता है। एक चेन्नई के आदमी को जम्मू कश्मीर में ले जाकर रख दो तो ऐसे थर थर कांपते कांपते ज्यादा दिन बीमार हो जाएगा, और एक जम्मू कश्मीर के आदमी को आप ले जाकर चेन्नई में रख दोगे तो पागल होकर के बेहोश हो जाएगा। अगली बात समझ में। उसी तरह से हर एक रोबर जो है ना, उसके लिए कौन सा पाउडर, कौन सा व्हाइट रेनफोर्समेंट को एक्सेप्ट करेगा, गले मिलेगा, कौन से किससे वो मर्ज होकर के प्रॉपर्टी देगा, ये बहुत डिपेंड करता है। आप कुछ भी डाल सकते हो, चाइना क्ले डाल सकते हो, व्हाइटिंग डाल सकते हो, टाल्कम पाउडर डाल सकते हो, ऐसा नहीं होता है। तो ईपीडीएम का जो ग्रुप जो है उसको जिसमें मर्ज होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट न जाने कितने ग्रेड है, आपको 7 रुपया किलो से लेकर के 50 रुपया किलो तक कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जो आपका जो फेस में लगाते हो पाउडर और पेस्ट जो बनाते हो भी कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। तो आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा ग्रेड आपको डालना होता है। जिससे कि आपको बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए तो 13 से 14 से 25 रुपया किलो तक का कंपाउंड डालिए में आप डालिए। अब इसको कितना पीएचआर डालना है वो आपको डिपेंड करता है कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टी भी चाहिए, हार्डनेस भी चाहिए, इलोंगेशन भी चाहिए, तो आप एक 25 पार्ट तक डाल सकते हैं। और उसको कास्ट को रिड्यूस करना है तो 50 पार्ट डालिए, और कास्ट को रिड्यूस करना है तो 100 पार्ट डालिए। और भी आपको पूरा रफ टफ बनाना है, कमर्शियल बनाना, तो आप 150 पीएचआर तक कैल्शियम कार्बोनेट डाल सकते हो। और अगर ग्रुप एड बनाना चाहते हो तो आप 50 पीएचआर कैल्शियम कार्बोनेट डालिए, और कार्बन
है बात की ब्लैक रेनफोर्समेंट में भी अलग अलग कार्बन है, तो कौन सा कार्बन जो है किसमें जाके फिट होगा ये भी बहुत जरूरी होता है, ध्यान दीजिए। कौन सा कार्बन को ईपीडीएम मर्ज करेगा और बेहतर प्रॉपर्टी देगा ये भी ध्यान रखिए। तो हम आपको बताएंगे कि हाई एब्रेशन कार्बन, हाई एब्रेशन फर्नेस बोले तो HF N330 वो आप एक ले लीजिए 50 pHR, और FEF कार्बन फास्ट एक्सट्रूडिंग फर्नेस FEF 550 इसको ले लीजिए। और FEF का जो दोस्त है ना ईपीडीएम बहुत बेहतर दोस्त है, दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं ईपीडीएम का। तो HF और ईपीडीएम का दोनों 50-50 डालिए और 50 कैल्शियम डाल दीजिए। देखिए आपका जो ईपीडीएम ग्रुप ऐड है बेहतर क्वालिटी निकलेगा और वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करेगा और वेदर को भी ऑब्जर्व करेगा और हार्डनेस भी आपको 70 तक आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको आता है ऑयल, प्रोसेसिंग ऑयल। तो आप 710 बोले तो आपको नेचुरल रबर में चलता है, स्पीयर रबर में चलता है, लेकिन ईपीडीएम रबर में आपको ये नहीं चलेगा। 245 ग्रेड आता है, 245 ग्रेड का ऑयल आता है, करीब 120-150 रुपीज लीटर का रहता है। तो उसको आप कम से कम 75 pHR लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो है हार्डनेस को रिड्यूस करने की ताकत कम होती है। और जैसे 710 होता, अगर आप 100 pHR डाल तो 50 जो है हार्डनेस रिड्यूस करता है, लेकिन ये जो है अगर 100 डालते हो तो 40 ही हार्डनेस को रिड्यूस करेगा, क्योंकि इसमें उतनी क्या बोलते हैं हीट रेजिस्टेंस पावर उतनी नहीं होती है। अब यहाँ तक पहुँच के मस्टिकेशन कर लीजिए, बेहतर मस्टिकेशन करिए। और उसमें और भी कंपाउंड में जैसे कंप्रेस करते हो और 0 एक्यूरेसी में माल आना चाहिए आपको, उसका ईजेज जो है ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे आप कंप्रेस किए तो थोड़ा भी मोटा बर नहीं चाहिए, एक साइड जो रबर भी आप फॉलो होकर बाहर निकल जाना, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ब्राउन फैक्टिस होता है, उसको 1 से 2 pHR मैक्सिमम 5 pHR भी डाल सकते हो। एक पैराफिन वैक्स होता है, वो कंपाउंड में फ्लो देगा और उसके ऊपर पानी डालेगा तो पानी तुरंत स्लिप करके गिर जाएगा। और पानी तो सब कुछ को जिंदा भी रखता है, और पानी वस्तुओं को तो इंसान को तो जिंदा रखता है, लेकिन वस्तुओं को पानी जो मार देता है। देख लो पानी का चमत्कार, जीवित प्राणी को जिंदा रखता है लेकिन वही वस्तुओं को मारता है, खत्म कर देता है। चाहे लोहा हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कोई भी, पानी में हमेशा भीगते रहेगा, खत्म हो जाएगा। चाहे रबर भी हो, पानी में हमेशा रहेगा तो खत्म हो जाएगा। तो जो है ना, उसको हम लोग उसमें डालने से वाटर प्रूफिंग का भी काम करता है पैराफिन वैक्स। तो मेरे दोस्त, अब आपका जो कंपाउंड है पूरी तरह से मास्टर बैच बन के रेडी हो गया। अब आपको क्या करना होता है कि एक कोल्ड चेम्बर रखिए आपके कंपनी में, और उसमें कूलिंग होने दीजिए, 24 घंटा तक रखिए। जैसे चावल बनाते हो तो थोड़ा रूम टेम्परेचर आने दीजिए, तब खाइए, नहीं तो आपका मुंह जल जाएगा। रोटी भी है, थोड़ा रूम टेम्परेचर आने दीजिए तब खाइए। उसी तरह से रबर को बना के 24 घंटा रखिए मास्टर बैच को, और दूसरे दिन फिर उसको मस्टिकेशन में ले जाइए। फिर उसमें केमिकल, क्यूरिंग केमिकल डालिए। और क्यूरिंग केमिकल जो है सल्फर तो ऑलवेज राइट, कोई भी कंपाउंड में सल्फर डालते हैं। जैसे आपको खाली सिलिकॉन रबर छोड़ दीजिए और न्यूक्लिन रबर छोड़ करके मैक्सिमम जो पॉलीमर में आपको सल्फर के बिना काम नहीं चलता है। और सल्फर जो है तो बहुत चीप रहता है, जैसे 20-25 kg रहता है। तो कहने का मतलब सल्फर भी आपको एक रेशियो में डालना पड़ता है। जैसे कि सल्फर जो होता है सर 1.5 pHR से 2 pHR तक डालना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 pHR। और 2 pHR के ऊपर आप जाओगे प्रॉपर्टी को पूरा चेंज कर देगा, ये तो हार्डनेस बढ़ाएगा। अगर 2 pHR के ऊपर जाते तो वो हार्डनेस बढ़ाने का भी काम करेगा और टेंसाइल को डाउन करेगा।
इलोंगेशन को भी डाउन करेगा, याद रखिए। और 10 पार्ट डालेगा तो यार लकड़ी बन जाएगा रबर। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आपने वहां पर भी मिस्टेक किया है, आपने क्या सल्फर को ज्यादा डाल दिया है, ऐसा मिस्टेक मत करिए। अब हम बात करते हैं कि सल्फर के बाद आप जिंकोलेट डाल दिए हो। जिंकोलेट इज ओनली फॉर प्रोसेसिंग पर्पस, प्रोसेस फ्लो ए केमिकल, नॉट फॉर क्यूर केमिकल। सल्फर से थोड़ा आप क्यूरिंग कर सकते हो। सल्फर के बाद आपको 3 केमिकल और डालना चाहिए उस बैच के अंदर, ठीक है। इसमें आपको 3 केमिकल कौन कौन सा है, तो आपको जेडीबीसी डालिए। कितना पीएचआर, तो ज्यादा से ज्यादा 1 पीएचआर डालिए जेडीबीसी। और जेडीबीसी के नेक्स्ट आता है जेडीसी, मतलब टीएमटी का जो एक्सीलेटर क्यूरिंग केमिकल है जेडीसी है, वो आपको ज्यादा नहीं डालना चाहिए, फास्ट क्यूरिंग है। उसको 0.3 से 0.5 पीएचआर डाल सकते हो। इसके बाद टीएमटी है, वही आपको 0.3 से 0.5 पीएचआर तक डाल सकते हो। आपका बैच रेडी है। लेकिन अब अभी आपको यूज करना है तो, अभी आपको खाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको आप देर तक 24 घंटे तक आपको रखना है। हो सकता है 26 घंटे भी रखना है या 30 घंटे भी वो बैच को रखना है मिलाने के बाद। तो मेरे दोस्त एक चीज डालना मत भूलिएगा, पीवीआई गार्ड आपको आज के डेट में 500 रुपया किलो मिलता है, 400 से 500 रुपया किलो मिलता है। ये आजकल मार्केट में शॉर्टेज भी है। इसका चाइना प्रोडक्ट करता था और 2 साल से 3 साल से काफ़ी इसका शॉर्टेज हो रहा है मार्केट में, तो इसका रेट इंक्रीज हो गया। पहले 300 रुपया किलो था, 400 हुआ, अब पता नहीं 500-600 होगा। मार्केट में सर्च कर लेना। तो पीवीआई गार्ड आपको 0.3% भी 0.1% भी आप डालते हो, 100 में 0.1, आपको समझ रहे हैं, ज़्यादा नॉट मोर, 0.1% भी आप, और 0.1 पीएचआर भी डालते हो, 0.3 पीएचआर डालते हो, तो कंपाउंड को स्कॉच होने से बचाता है, ठीक है। तो आपने देखा वीडियो, तो बहुत शानदार रहा। मेरे को नहीं लगता है कि किसी को समझ में नहीं आया होगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं और मिथिलेश चौधरी हिंदी में एक्सप्लेन करता है, ना ही कोई लोकल लैंग्वेज में। तो आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बंदा 24 आवर्स आपके लिए हाजिर है। नमस्कार।